किसे पता था कि एक मामूली सा दूध का डब्बा रे के हाथ में आते ही जेल ब्रेक का जरिया बन जाएगा। हालांकि जैसे ही उसने उस डब्बे को खोला, उसमें से एक पतली प्लास्टिक की शीट निकली। जैसे ही उसे बाहर जाने का मौका मिला, उसने फौरन उसे गेट के पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया। अब जब गार्ड ने पासवर्ड डाला, उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर छप गए। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसने जल्द ही पासवर्ड कॉम्बिनेशन निकाल लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि गेट के बाहर हाथ कैसे निकाला जाए। उसने पहले तो टॉयलेट पेपर से छोटी छोटी गोलियां बनाई और उनमें टूथपेस्ट लगा दिया। इसके साथ ही एक बड़ी पेपर शीट से उन्हें लपेटकर उसने एक चिपचिपा घूंसा तैयार कर लिया। मगर इस सब पर कैमरा की नजर न पड़े, इसलिए उसने पहले ही गार्ड की डेली रूटीन जान ली थी। हर बार जब गार्ड उसे सेल में छोड़ता, वह बाहर जाकर सिगरेट पीता और समय बिताता। इस तरह हर दिन 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम खाली रहता था। यही रे का सबसे बड़ा लूप होल बन गया। हालांकि जेल से भागने के बाद क्या रे जानता था कि सफल जेल ब्रेक के 3 मुख्य एलिमेंट होते हैं। पहला, रूटीन की इंफॉर्मेशन। दूसरा, जेल का लेआउट को समझना। और तीसरा, बाहर साथी का होना। अब पहले 2 एलिमेंट्स पर उसकी पकड़ थी और जेल के स्ट्रक्चर का भी उसे पूरा अंदाजा था। उधर उसने जेल के बगल में एक वीक स्पॉट भी देखा, जो एक फायर स्टेशन था। रे के पास सिर्फ ब्लैक सेल की लोकेशन थी। सब कुछ समझने के बाद उसने अपना प्लान शुरू कर दिया। एक दिन उसने जानबूझकर एक कैदी को मारकर घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गार्ड ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। अब जब गार्ड उसे खाना देने आया, तो उसने चुपके से कागज की बॉल छोटी खिड़की के लॉक में डाल दी, जिससे वो खिड़की आसानी से खुल गई। पासवर्ड केवल 4 अंकों का था, जिसे उसने जल्दी से क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम पर 1 मिनट पहले का फुटेज चला दिया। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन को ढूंढा और जब गार्ड समय बिता रहे थे, रे रैंकर पाइप के रास्ते से बाहर निकल गया। वहीं उसकी साथी भी समय पर पहुंच चुकी थी। उसने एक छोटी कार में विस्फोट कर दिया, जिससे फायर अलार्म बज जाए। गार्ड्स ने सीसीटीवी देखा, लेकिन उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन दूसरी ओर रे तब तक फायर स्टेशन में घुस चुका था और उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन ली। आखिरकार वह फायर ट्रक के नीचे छुपकर घटना स्थल तक पहुंच गया, जिससे अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ट्रक से बाहर आया और अपने साथी की गाड़ी में बैठकर सक्सेसफुली वहां से निकल गया। यह रे की 14वीं सफल जेल ब्रेक थी, जहां यह खुलासा होता है कि वह कोई नॉर्मल अपराधी नहीं था। उसका असली काम जेलों की सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करना था। असल में वह एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर था, जिसकी वजह से वह नकली कैदी बनकर जेलों में घुसता और अपनी काबिलियत से बाहर निकलकर यह प्रूव करता था कि जेल की सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार की जरूरत है या नहीं। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे कि ये बंदा किसी भी जेल को एस्केप कर सकता है। एक दिन सीआईए के लोग उसके पास आए और कहा कि उसे एक बहुत कड़ी और खुफिया जेल में जाना होगा, जिसका नाम या लोकेशन किसी को बताने का ऑर्डर नहीं था। यह मिशन बहुत खतरनाक था। बावजूद इसके रे मान गया, क्योंकि उसे लाखों डॉलर का यह ऑफर वर्थ इट लगा। कौन जानता था कि पैसा सच में इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन्होंने रे को एक नई पहचान और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया, जिसका इस्तेमाल वह अगर कुछ गलत हो तो भागने के लिए कर सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया। जल्दी ही वह दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब से जेल में पाया, जिसमें हर रूम कांच का बना हुआ था और वहाँ पर हर जगह कैमरा थे। उसके आसपास सभी कैदियों को भी ऐसे ही 24 घंटे सुपरविजन में रखा गया था। यह जेल पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी, जिससे कोई भी कैदी जमीन खोद के भागने का सोच भी न सके। यह देखकर रे को तुरंत समझ आ गया कि वह एक बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलने के लिए उसने सीक्रेट कोड बोला, लेकिन जेल का जेलर एक टेढ़े दिमाग का आदमी निकला। उसने बिना कुछ सुने रे को फिर से बंद कर दिया। अब यहाँ ये राज सामने आता है कि जेलर किसी ऐसे आदमी से मिला हुआ था जो रे का दुश्मन था। कुछ देर बाद उसने देखा कि यहाँ के गार्ड्स पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं और चेहरे पर काले मास्क लगाकर घूमते हैं, और गार्ड्स की संख्या भी कैदियों से कई ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनका जब मन करता वो किसी को भी मारने या पीटने लग जाते। वहीं कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक भयानक कमरा बनाया गया था, जहां अंदर जाते ही तेज रोशनी से आंखें चकाचौंध हो जाती थी। इसके अलावा वहां का तापमान भी बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद वो दर्द को सहते हुए जैसे तैसे पूरे कमरे की जांच पड़ताल करने लगा। तभी मुआयना करते हुए उसकी नजर फर्श पर स्टील प्लेट से जुड़ी कील पर पड़ी। उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जेल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, तभी टायसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आ गया। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी।
थी। उसने सीधे पूछा, क्या चाहिए तुझे? रे ने भी कुछ नहीं छुपाया और सीधा कहा, मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे, और अगर तुम मुझे ये लाकर देते हो तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। इस पर टायसन भी राजी हो गया। इसके बाद वो सीधा जेलर के पास पहुंच गया और उसे उल्टा सीधा कहने लगा, जिससे टेढ़े दिमाग का जेलर गुस्से में आकर उसे वाटर टॉर्चर देने लगा। हालांकि इसी बीच टायसन ने चालाकी से उस कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। काफी मार खाने के बाद उसने वह कवर रे के हवाले कर दिया। रे को लगा, वाह, यह आदमी तो काफी शातिर खिलाड़ी निकला। टायसन से इम्प्रेस होके उसने अपनी असली पहचान बता दी कि मैं एक जेल ब्रेकर हूँ। इसी के साथ उसने अपना एनालिसिस भी बताया कि इस जेल का स्ट्रक्चर वर्टिकल है, जिसका मतलब यह जेल अंडरग्राउंड में बनाया गया है। दरअसल जब रे टॉर्चर रूम में था तो उसने जमीन के नीचे से पानी की आवाजें सुनी थी, जिसका मतलब वहाँ एक पानी की पाइपलाइन हो सकती है जिससे उन्हें भागने का रास्ता मिल सकता है। इस सब के बाद टायसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर्स से पंगा ले लिया। उधर रे ने एक रोटी को हथेली में छिपा लिया। फिर जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में मारपीट मचाया, प्लान के अकॉर्डिंग दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया। वहाँ पहुँचते ही रे ने फौरन ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्शन से कीलों पर फोकस डाला। देखते ही देखते हाई टेम्परेचर की वजह से वे कीलें फूलकर बाहर निकलने लगी और एक एक करके कुछ ही सेकंडों में उसने सभी कीलें निकाल ली। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर टायसन को इशारा किया ताकि वह गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। इसके बाद टायसन ने अपना काम शुरू कर दिया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वहीं रे ने तुरंत गीली रोटी को सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया ताकि अंदर की फुटेज न दिखे। फिर वह फ्लोर से नीचे उतर गया और पाइपलाइन में चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में गलती से एक तार टूट गया, जिससे पानी बाहर आने लगा। आखिरकार जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी की एक विशालकाय शिप में थी, जहाँ से भाग पाना नामुमकिन था। इस बीच पानी लीक होकर जेल के अंदर भरने लगा, जिसकी वजह से टॉर्चर रूम के कैदियों को रिहा कर दिया गया। खुशकिस्मती से रे गार्ड्स की नजरों से छिपकर समय पर वापस आकर बच गया। हालांकि दूसरी ओर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल जेलर को फर्श पर छोड़ी गई किले मिल गई, जिससे वह समझ गया कि रे ने जेल तोड़ने की कोशिश की है। उसके बाद उसने फौरन एक आदमी को कॉल लगाया, जहां ये राज खुला कि रे को इस जेल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर निकला, जिसने कंपनी के लालच में आके यह साजिश रची है। अब अगले दिन किसे पता था कि रे के ऊपर टॉर्चर के बादल मंडराने लगेंगे। जब जब वह सोने की कोशिश करता, गार्ड्स उसे जगा देते और इसका फायदा उठा के वह उसे खूब मारते पीटते भी थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रे पूरा दिन बेहोशी और थकान में रहता। आखिरकार उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम ले जाने लगे। कितने जख्म, कितनी दर्दनाक यादें, कितनी टूटी उम्मीदें, फिर भी वो अपनी लड़ाई लड़ता रहा। डॉक्टर भी उसे देखकर दंग हो जाता था। कुछ दिनों के बाद टॉर्चर का सिलसिला खत्म हो गया और उसने फिर से प्लान बनाना शुरू कर दिया। दरअसल खाना खाने के बहाने वह टेबल के नीचे चोरी छुपे एक डायरेक्शन बताने वाली डिवाइस बनाने लगा। इसी दौरान उसने मार्को से मिलकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर एक ताबड़तोड़ प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से मार्को भाई ने जेलर से झूठ बोला कि मेरे पास खुफिया जानकारी है जो मुझे डेक पर जाके पहुंचानी है। ये सुनते ही जेलर ने उसे डेक पर जाने की परमिशन दे दी। अब वहां पहुंचते ही मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से मेजर करना शुरू कर दिया, मगर रे के लिए इतना काफी नहीं था। उसने नोटिस किया कि फ्लश करते वक्त पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही थी। अब सारे डाटा को एनालिसिस करने के बाद उसने कंक्लूड किया कि वो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर एक नए आए कैदी से पूछने पर पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। इसके बाद रे ने अपने बॉडी टेम्परेचर को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया कि वहाँ का तापमान जरूर मोरक्को तट के आसपास का होगा। इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार अंत में जाकर उन्होंने क्लियर लोकेशन का पता लगा ही लिया। हालांकि लोकेशन पता होने के बावजूद वो वहाँ से निकलते भी तो कैसे, कि तभी टायसन ने कहा कि अगर हम किसी तरह से बाहर मौजूद मेरे आदमियों तक मैसेज भेज सकें तो हमें यहाँ से निकलने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। उसकी बातें सुनकर रे को लगा कि इस जेल का डॉक्टर शायद उसकी मदद कर सकता है। उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसके अकॉर्डिंग टायसन ने जानबूझकर रे पर हमला कर दिया, जिससे वह डॉक्टर के पास जा सके। ऐसे ही कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करके रोजाना डॉक्टर के पास जाने लगा। डॉक्टर को भी रे का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि दरअसल डॉक्टर भी यहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसलिए उसने रे को उसके फैमिली से मिलाने का वादा किया। जिसके बाद उसने गुप्त रूप से रे का मैसेज टायसन के आदमियों को भेज दिया। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। असल में यह मोर्स कोड था और जब जेलर ने इसे डिकोड किया तो लिखा मिला कि कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। यह देखकर जेलर के पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत सी ब्लॉक में 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब उसे कौन बताए कि ये तो रे का मास्टर स्ट्रोक था। असली दंगा तो उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स ही बचे थे। अब जल्दी ही अगली सुबह 2 गैंग्स आपस
आपस में भिड़ जाते हैं। इस हंगामे का फायदा उठाकर रे, टायसन और मार्को वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी भागते भागते रे कैमरे के सामने आके जेलर को चिढ़ाता है। गुस्से में आकर जेलर सभी गेट्स को बंद करवा देता है। फिर तीनों पाइपलाइन के रास्ते से जेल की छत की तरफ चढ़ते हैं। जब वे डेक के बिल्कुल पास पहुँचते हैं तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद हो जाता है, जिसे खोलने का बस एक ही रास्ता था कि पूरी जेल का पावर ऑफ कर देना। इस जोखिम भरे काम से सबको वापस पकड़ा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और फिर सारे गार्ड्स उनके पीछे लग गए। तभी भागने के दौरान मार्को को गोली लग जाती है। वो समझ जाता है कि उसका जिंदा बचना अब मुश्किल है, इसलिए वह अपने साथियों को भागने को कहता है और अकेले गार्ड्स को रोकता है। जैसे तैसे रे नीचे पावर रूम तक पहुंचकर पूरे शिप का पावर ऑफ कर देता है और ऊपर गेट खुलते ही टायसन तुरंत डेक तक पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से वहाँ हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुकी थी, लेकिन टायसन के मजबूत इरादों की वजह से वो रे को अकेला छोड़कर जाता भी तो कैसे। उसने मशीन गन उठाई और सामने आने वाले गार्ड्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ रे छुपकर पानी के एक टैंक में घुस गया, जहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। ये देखकर जेलर ने तुरंत आदेश दिया कि शिप को दोबारा रिस्टार्ट करो, जिससे जिस पानी के टैंक में रे छुपा था वह अपने आप फ्लश होने लगा, जिससे वे फौरन समुद्र में जा गिरा। रे का दिमाग देखकर जेलर के तो होश ही उड़ गए। वहीं इधर टायसन ने एक बंदूक उसकी तरफ फेंकी। रे ने तुरंत कैच किया और कुछ गोलियां फायर कर दी, जिससे जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम फट गए। इसी के साथ जेलर की वही मौत हो गई। अब सब कुछ शांत हो गया और वो दोनों अफ्रीकन तट पर पहुंच गए। अचानक सामने से एक गाड़ी आई, जिसमें से एक लड़की उतरी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जेसिका निकली, जिसने रे को यह मिशन का ऑफर दिया था। तब रे को पूरी बात समझ आई। यह सारा प्लान टायसन की बेटी का था। जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए उसे जेल में भिजवाया था।